हेलो एवरीवन, दिस साइड सालेहा और आज हम क्लास 11th का लास्ट चैप्टर यानी संविधान का राजनीतिक दर्शन जो कि हमारा चैप्टर 10 है वो करेंगे। अच्छे से समझेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हम 9 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम सब कवर कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से यानी उद्देशिका। तो आपने एनसीईआरटी की जितनी भी बुक देखी होगी उनके फ्रंट पेज पे देखा होगा। सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रस्तावना होता है जो कि संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में देखो, ये प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्टिंग होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिखी गई है, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आए हैं, जैसे समाजवादी। तो समाजवादी क्या होता है, समाज में आर्थिक समानता, यानी हम समाज में क्या है आर्थिक तौर पर समानता लेकर आए। ऐसा ना हो कि जो अमीर है जो गरीब है उनके बीच की खाई बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ऐसा ना हो, मतलब एक इक्वालिटी आए दोनों के बीच में। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। जितने भी धर्म माने जाते हैं इंडिया के अंदर, तो हम सभी का क्या करें, सम्मान करें। ऐसा ना हो सिर्फ अपने धर्म की वाहवाही करें और दूसरे की धर्म की बुराई करें, तो ऐसा ना हो, सभी धर्मों का सम्मान करें। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक क्या होता है, इससे पहले हम चैप्टर में समझ चुके हैं। जो लोकतंत्र होता है जहाँ पर लोगों का शासन होता है, यानी जनता द्वारा जनता के लिए, और जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। गणराज्य मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि अगर इंडिया में हम देखें जो राष्ट्रपति का पद है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुना जाएगा वो चुनाव के थ्रू ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसा होता है ना कि अगर मान लो उस पद पर कोई है और उसके डेथ के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, तो ये वाले जो प्रणाली ये नहीं चलेगी, ये सिस्टम खत्म है। गणराज्य मतलब जो राष्ट्रपति होगा वो चुना जाएगा। उसके बाद न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जब भी हम न्याय की बात करेंगे तो उसमें तीनों तरीके के न्याय होगा, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। स्वतंत्रता जिसमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, यानी सभी चीज़ की स्वतंत्रता हो। अगर आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, किसी धर्म या उपासना से रिलेटेड कुछ हो, तो सबकी आज़ादी हो। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी, यानी समानता और समता। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, समानता मतलब होता है कि हम दोनों को बराबर बांट रहे हैं। हमने नहीं देखा कि उनकी नीड क्या है, मान लो किसी को 1 गिलास पानी की ज़रूरत है और किसी को आधे गिलास की, बट समानता कहता है कि हमें दोनों को बराबर बांटना है, दोनों को 1-1 गिलास बांटना है। तो ये समानता होता है। लेकिन समता की बात करें तो हम नीड के अकॉर्डिंग यानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जिसको आधे गिलास की ज़रूरत है उसको आधा गिलास देंगे, जिसको 1 गिलास की ज़रूरत है उसे 1 गिलास देंगे, तो वो समता है। बंधुता यानी भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी हम क्या करें, अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें, उसके साथ हम अपने राष्ट्र की एकता को बनाए रखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान का राजनीतिक दर्शन, जो कि हमारा चैप्टर भी है कि इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो अगर हम इसका राजनीतिक दर्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, इन पांचों की बात करें। व्यक्ति की गरिमा, मानव गरिमा का संरक्षण, जो मानव की गरिमा है उसका बचाव करेंगे। स्वतंत्रता जिसमें विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की भी आज़ादी हो। समता यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जो भी अवसर है, जो भी अगर गवर्नमेंट में कोई एग्जाम निकलता है तो उसमें सभी को क्या है, बराबर की हिस्सेदारी मिले, जो कैपेबल है उसे वो सीट मिले। बंधुता यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना है, यानी इसमें क्या है, हम बंधुता भाईचारे को दिखाते हुए अपने जो देश की एकता है उसे बनाए रखेंगे। न्याय, इसमें हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा कि आखिर संविधान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संविधान के थ्रू पूरा देश चलाया जाता है, कानूनी दस्तावेज है, तो इसकी विशेषता क्या है। बट इसमें हम राजनीतिक दर्शन से जुड़ी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र, इसकी फर्स्ट विशेषता है लोकतंत्र, जहाँ पे जनता जो है वो सर्वोच्च होती है, लोगों के लिए ही कानून बनाए जाते हैं, तो जनता सर्वोच्च है। सरकार जनता की सहमति से चलती है, तो हम जैसे वोट देते हैं वो सरकार बनाते हैं आगे जाकर, और फिर वो लोगों के लिए ही काम करते हैं, तो जो सरकार है वो जनता की सहमति से ही काम करती है अपना। गणराज्य, राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी थी वो प्रणाली खत्म हो गई, वो सिस्टम खत्म है। अब जो राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा वो निर्वाचन के द्वारा ही होगा और चुना जाएगा। वो टॉपिक है हमारा धर्मनिरपेक्षता, जिसमें राज्य जो है वो किसी भी धर्म के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। न्याय, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। इसके अंदर क्या है, हम सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए न्याय का ध्यान रखेंगे। समता, कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता। कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद के लिए कोई इंसान है और चाहे वो गरीब है। अगर दोनों में किसी ने क्राइम किया है तो उसको बराबर सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है इसलिए उसे कम सज़ा मिलेगी, या फिर वो गरीब है इसलिए उसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। कानून सभी के लिए बराबर है। व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति का सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा। तो यहाँ पर क्या है, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है न्यायपालिका के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे राजनीतिक दर्शन जो है उसमें दो विचारधाराएं, एक है उदारवादी विचारधारा, एक है समाजवादी विचारधारा। तो इन दोनों विचारों का क्या प्रभाव है। तो जो हमारा उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है। इनका मानना है कि हमें व्यक्ति को आज़ाद कर देना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कानून के शासन की बात करता है ये। और नकारात्मक स्वतंत्रता, जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, यानी सरकार है उनकी आज़ादी में हस्तक्षेप ना करे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, यह अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र में प्रतिनिधि होने चाहिए। सेकंड है हमारा समाजवादी विचारधारा के प्रभाव। जो समाजवादी है उनका क्या प्रभाव है, तो ये आर्थिक समानता पे ज़्यादा जोर देता है। जैसे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ज़्यादा जोर देते हैं उदारवादी, वैसे ही जो समाजवादी है वो आर्थिक समानता की बात करता है। सकारात्मक स्वतंत्रता, जहाँ पे समान अवसर प्रदान करने, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करेगा। जो सरकार का काम है, राज्य का काम है, वो क्या है, जो गरीब लोग हैं उनके विकास के लिए काम करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंदर डीपीएसपी को शामिल किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संतुलन की बात करें, बैलेंस की, तो संविधान ने उदारवादी और समाजवादी विचारों में संतुलन स्थापित किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान किसी एक ही विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित है। हमारे संविधान में दोनों ही विचारधाराओं को शामिल किया गया है। कहीं कहीं हमें उदारवादी विचारधारा भी देखने को मिलती है और कहीं हमें समाजवादी विचारधारा भी देखने को मिलती है, तो इसका एक बैलेंस है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, जहाँ पे राजनीतिक दर्शन का आधार है। मौलिक अधिकार जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा। मौलिक अधिकार क्या करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और उसकी गरिमा की रक्षा करता है। राज्य की शक्ति पर नियंत्रण, ये क्या करता है, ऐसा ना हो कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे, तो उनकी शक्तियों पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आवश्यक, तो जो मौलिक अधिकार है वो लोकतंत्र को क्या करता है, जीवित रखता है। समानता और न्याय को सुनिश्चित करना, अपने देश में हम समानता और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भी मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मौलिक अधिकार है कौन कौन से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो डीपीएसपी वाला है और एक मौलिक अधिकार। पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के प्रकार बताइए विद एग्जांपल्स। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, उसके लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसके बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचार के अधिकार को अनुच्छेद 32 में रखा गया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है। जब भी आप आंसर अटैम्प्ट करें तो फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। उसके बाद आता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। अब
जैसे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए हम न्यायपालिका जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, ये सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं राज्य को, यानी हम अपने राज्य को और बेहतर कैसे बनाएं, तो ये कुछ सिद्धांत होता है, गाइडेंस होता है। अगर राज्य इन बातों का पालन ना करे तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, राज्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी कानूनी तौर से राज्य पर ऐसा नहीं है कि कंपलसरी मानना, ऐसा नहीं है। उनकी मर्जी है, वो अच्छा काम करने के लिए इसको फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन शासन के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है, लेकिन अगर उन्हें अच्छा शासन करना है तो ये एक प्रिंसिपल्स है, गाइडेंस है। समाजवादी कल्याणकारी राज्य के स्थापना का लक्ष्य है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो समाज को कल्याणकारी और अच्छा बनाना होता है। आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देना। ये क्या करता है? आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, समाज में न्याय की बात करता है और कल्याण को बढ़ावा देता है। मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर एक आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। अगर राज्य मौलिक अधिकार के साथ साथ डीपीएसपी का ही पालन करे, एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक कल्याण लेकर आना, शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य और पोषण की बात करता है, पर्यावरण के बचाव की बात करता है और समान वेतन, समान कार्य के लिए। तो ऐसा ना हो कि कोई काम हम करवाए तो लिंग के तौर पर हम भेदभाव करें कि वो पुरुष है, वो महिला है तो उसे कम या ज़्यादा सैलरी दे, ऐसा ना हो। अगर समान काम करवाया है तो दोनों की सैलरी समान हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नागरिकों के मूल कर्तव्य। अब हमने क्या बात कर ली? हमने अपने अधिकारों की बात कर ली, बट हमें अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए कि अगर हम एज अ इंडियन अपने देश में रह रहे हैं तो अधिकारों के साथ साथ हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो जो मूल कर्तव्य है उसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जब संविधान में 42वां संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, तो 1976 में मूल कर्तव्यों की बात भी की गई और उसे जोड़ा गया। नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये क्या बताता है? जो हम नागरिक जो है, हम अपने राष्ट्र के प्रति कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। हमारी ड्यूटीज़ क्या है? राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। और हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे हम क्या है? एकता बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति जो भी होती है, सरकारी जो चीज़ें होती हैं, उनकी क्या करें? रक्षा करें। ये हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। मेनली हम 11 कर्तव्यों की बात करते हैं। सबसे पहला है संविधान का पालन करना। पहला हमारा कर्तव्य है, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पालन करना। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को सम्मान देना। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो आज़ादी हुई थी, तो आज़ाद कराने में जिन भी लोगों का योगदान रहा है या फिर जो भी आदर्श रहे हैं, उनका सम्मान करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। जो भारत की क्या है? हमारी एकता, अखंडता है, संप्रभुता है, उन सभी की रक्षा करना। देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना। अगर हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें क्या करना है? अपने देश के लिए हमेशा तैयार भी रहना है। सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतों का सम्मान करना। तो हमें अपने सभी धर्मों का, अपने साथ साथ सभी बाकी लोगों के धर्मों का भी सम्मान करना है, उनकी भाषाओं का, उनकी संस्कृतों का भी सम्मान करना है। हमारी समृद्ध संस्कृति की रक्षा और संवर्धन करना। जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा करना, उसको और आगे बढ़ाना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। जो हमारे आसपास जितना भी वातावरण है, पर्यावरण है, ये संसाधन है, उन सभी की रक्षा करना और सोच समझकर संसाधनों का इस्तेमाल करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना विकसित करना। जो हमारा नज़रिया है वो वैज्ञानिक तौर तरीके से होना चाहिए और हम क्या करेंगे? मानवता की बात करेंगे और सुधार की संभावना रखेंगे, या ऐसी भावना को विकसित करेंगे अपने अंदर। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ें हैं, उन सभी की रक्षा करना। 10वां क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करना। जो भी व्यक्तिगत या फिर सामूहिक एक्टिविटीज़ होता है उनमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना, अपने समाज को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना और आगे बढ़ाना। और जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें भी क्या है? पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। उसके बाद लास्ट हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये अभिभावकों का कर्तव्य है। जो पेरेंट्स हैं उनका क्या है? मेन ड्यूटी है, रोल है, कर्तव्य कह सकते हैं कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो ये हमारे थे मूल कर्तव्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघवाद और एकता। अब संघवाद हमने देखा था कि जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होता है उसे हम संघवाद कहते हैं। तो संघवाद और एकता, तो भारत में एकता में विविधता की भावना है। यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग जाति, लिंग या फिर धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे एकता देखी जाती है, इतनी विविधताओं के बावजूद भी।
संघीय ढांचा लेकिन एक मजबूत केंद्र। अब संघीय ढांचा है, शक्तियों का बंटवारा है केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर, बट फिर भी हमारे यहाँ केंद्र जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। राज्यों को अधिकार लेकिन राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है। राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, बट राष्ट्र की एकता की बात आएगी तो सभी मिलकर काम करेंगे, एकता सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता संविधान का मूल लक्ष्य है। तो अपने देश जो हमारा बंटवारा हुआ था, तभी हमारा मूल लक्ष्य यही हो गया था कि अब हम राष्ट्र की एकता की बात करेंगे, कभी बंटवारे की बात नहीं आएगी, अखंडता और एकता को बनाए रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्मनिरपेक्षता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी ऐसे बताता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, यही राज्य के लिए क्यों ज़रूरी है। तो राज्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, जिसमें हमारे पास आज़ादी होती है कि हम किसी भी धर्म को मानें, और ये भी आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को अगर ना मानना चाहें तो हमारे पास ये भी राइट्स हैं। राज्य जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, ऐसा नहीं किसी एक ही धर्म को माने या फिर एक ही धर्म का बोलबाला करे, तो वो नहीं होगा। राज्य के लिए सभी धर्म समान है। किसी एक धर्म को राज्य धर्म तोपित नहीं किया जाएगा, यानी ऐसा नहीं कर सकते राज्य का है कि तुम्हें इसी धर्म को मानना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो सभी धर्मों का बराबर ही सम्मान करेंगे। सभी को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो हम सभी के पास राइट्स है कि हम क्या अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैनिज़ मंदिर खुलते हैं या फिर मदरसा होते हैं जहाँ पे इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे या फिर पूजन पाठ होता है मंदिरों के अंदर, तो हम उससे रिलेटेड अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक दर्शन का सारांश। अगर हम इसके सारांश की बात करें तो प्रस्तावना के आदर्श हमने देख लिया कि प्रस्तावना में कौन कौन से हैं। तो वो जो शब्द थे, जो टर्म्स थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, गणराज्य, इन सब का। मौलिक अधिकार व्यक्ति की सुरक्षा की बात करता है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो समाज के कल्याण की बात करता है। और जो मूल कर्तव्य है वो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य की बात करता है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, अगर ये सभी हो देश में तो क्या देश कैसा होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा, धर्मनिरपेक्ष लोग होंगे वहाँ पर, और समाजवादी गणराज्य भी बन जाएगा, जहाँ पे आर्थिक तौर पर समानता की बात होगी और कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण संशोधन। क्या क्या बदलाव हुए संविधान के अंदर, हम इम्पोर्टेंट बदलाव या संशोधन को देखें तो कौन कौन से हैं। तो 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्दों को इंक्लूड किया गया था, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ऐसे शब्द को जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य भी इसमें ही जोड़े गए। 44वां संशोधन जो है 1978 में हुआ है। इसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा को मजबूत किया गया है, मौलिक अधिकारों को और ज़्यादा मजबूत किया गया। 86वां जो संशोधन है 2002 में हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21A, इसको भी जोड़ा 86वें संशोधन के थ्रू। हमारा परीक्षा के लिए अगर हम रिवीजन देखें, क्विक रिवीजन, तो इसका प्रस्तावना यानी जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। 6 प्रमुख आदर्श है जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, गरिमा और एकता की बात होती है। उदारवादी विचारधारा हम देख चुके हैं, प्लस समाजवादी विचारों का संतुलन है, दोनों ही विचारधाराओं के बीच बैलेंस है। मौलिक अधिकार देखा हमने, जो कि व्यक्ति की ढाल या फिर व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। डीपीएस भी देख लिया हमने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व जो समाज के कल्याण के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत है। मूल कर्तव्य भी हम देख चुके हैं, जो हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको पता होना चाहिए। अगर हम एक लाइन में देखें याद रखने के लिए, तो हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य स्थापित करने का संकल्प है। यानी संविधान क्या करता है, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है, न्याय की बात करता है, लोगों को आज़ादी यानी स्वतंत्रता की बात करता है, समता है जहाँ पे सभी बराबर हैं, बंधुता भाईचारे की भी हमारे अंदर क्या है, भावना है। अगर ये सभी है तो देश कैसा होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा जहाँ पे लोगों के लिए शासन होगा। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों का सम्मान होगा। समाजवादी यानी समाज, जो सरकार है वो समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। और ये सभी क्या है, एक संकल्प है, देश को बेहतर बनाने का एक तरीका है। लास्ट हमारा अगर हम कंक्लूजन देखें या याद रखने का मंत्र देखें, तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, यही है संविधान की शक्ति और आत्मा। अगर जिस देश में न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समता और भाईचारा भी हो, तो वो देश कैसा होगा, संविधान की शक्ति और आत्मा को बढ़ाएगा और उस देश का विकास बहुत जल्दी होगा। तो ये हमारा चैप्टर यहीं तक था, लास्ट चैप्टर है हमारा और ये कंप्लीट हो चुका है पूरा।
अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग है और आपका 80% पूरा चैप्टर इसी में कवर हो चुका है एक वीडियो से ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।